उस कुर्सी की नशा के लिए पुलवामा में शहीदों को मार देती है, उस कुर्सी के लिए उत्तर प्रदेश में बहराइच में दंगा किया जाता है, उस कुर्सी की नशा में मुसलमानों को गाय बध के नाम पे फर्जी मुकदमा लगा के गोली या बुलडोजर मारा जाता है। बिजली की भी समस्या है, दवा की भी समस्या है। जो रिलायंस कंपनी के साथों में घपलाबाजी का चिट्ठा इसने छुपा दिया, ये सरकार इससे पूछे कि अब तो चट्टान की तरह उसी मजबूती से डटे हुए हैं। भाजपा को नशा कुर्सी की है, उस कुर्सी के लिए कोरोना में लाखों लोगों को मार देती है। भाजपा के नाम पर तो ये लोगों को बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, जात धर्म और पंथ के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कि लोगों की बेहतरी नहीं चाहते यहाँ के घर की लड़कियों की अच्छी जगह शादी हो। पीडीए का जननायक अखिलेश यादव उनका प्रत्याशी हैं, महाअघाड़ी के अबू आसिम साहब जिनको नशा है। अंग्रेजों के वचनवंशी हैं ये। उस नशा के लिए अग्निवीर में नौजवानों को मार देती है। बेरोजगारी से परेशान है, मजदूर अपनी मजदूरी न मिलने से परेशान है। नशा करवाते हैं संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, मानवता बचाने का। आपने अपने खाते में क्या रखा है, ये जनता आपसे पूछ रही है, जनता को जवाब दीजिए। इसने एयरपोर्ट दीदी बेच दिया। वोट डालो, राज करो। तो योगी बाबा ये भगवा तो पहनते हैं, लेकिन ये बताइए जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता ठोक दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, मुझे आप बताइए, एक परिवार से घर नहीं चलता, इतना बड़ा देश हमारा कैसे चलेगा? आपने खाली मजहब विरोधी की बात करते हैं। बटोगे तो कटो, कौन बटा? अरे बाबा, योगी बाबा आपसे बड़े संत, आपसे बड़े योगी तो अखिलेश यादव हैं। 15 लाख कौन दिया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? डीजल सस्ता, पेट्रोल सस्ता, सबका साथ सबका विकास। अजीत पवार गुट से भी हैं, शिंदे गुट से भी हैं। ये गुट नहीं है, ये अमित शाह आरएसएस के प्रत्याशी हैं, बगल में घड़ी वाले। इसलिए पीडीए का प्रत्याशी अवधेश पासी अयोध्या से जीत गया। नारा कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मैप के साथ तफीसा खान। इस बार मुंबई का किंग कौन होगा? इस बार सत्ता किसके हाथ लगेगी? कौन होगा सत्ता से बाहर? और इस बार महाराष्ट्र का भाव कौन? ये चुनावी यात्रा लगातार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जारी है। मुंबई की अलग अलग विधानसभा पर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा पहुंच चुके। माना जाता है कि ये गढ़ है सपाइयों का। सपा अध्यक्ष अबू आजमी जो 3 बार से यहाँ से विधायक रह चुके और 4थी बार अपनी किस्मत आजमा रहे, गढ़ भी है और कहते हैं कि एक तरफा जीत भी हासिल करते। ऐसे में उनके सामने इस बार मुकाबला तगड़ा है, क्योंकि महायुति से एक नहीं बल्कि 2 प्रत्याशी उनके सामने खड़े। एक तरफ जहाँ अजीत पवार गुट से अगर बात करें, नवाब मलिक मैदान में कुछ ही दूरी पर उनका टेंट लगा है। चुनावी मेला उधर भी है और चुनावी मेला इधर भी है, लेकिन इस मेले का किंग कौन होगा, ये सवाल लेकर जनता के बीच हाजिर है। सपा का कार्यालय रोड किनारे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। पीछे शायद नेताजी की सभा भी चल रही थी कुछ ही दूरी पर, जिनके समर्थन में आज इकरा हसन प्रचार प्रसार के लिए पहुंची। सीधा जुड़ते और शुरुआत करते। पहले देखिए, नेताजी हैं, प्रवक्ता हैं सपा पार्टी से। अब इन्हीं से समझ लेते हैं कि क्या कुछ है इनके पास गिनवाने के लिए इस बार, और क्या मुद्दा इनके लिए पक्ष में काम करेगा। क्या नाम है सर आपका? मेहदी रिजवी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी पूर्व प्रवक्ता। देखिए, मैं विगत 7 दिनों से लगातार मैं चल रहा हूँ मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र में। मेरा जीवन में पहली बार यहाँ आना हुआ है, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ अपनी लाइफ में। मैंने जाकर कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम अलग अलग जगहों पर लोगों से हमने पूछा, बात किया, तो पता ये चला कि आज के 15-20 साल पहले न यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, न यहाँ पानी हुआ करता था, न दवा का इंतजाम हुआ करता था, न आम आदमी की बेहतरी के लिए कोई चीज़ हुआ करती थी। लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब जब MLA हुए, जब उनके हाथ में सदन की ताकत आई, तो उन्होंने लगातार दबे कुचले स्लम में रहने वाले मजदूर के पक्ष में काम किया और विधानसभा में आम जनता की आवाज़ बुलंद करके उनके लिए बेहतर करने का काम किया। आज बिजली की भी समस्या है, दवा की भी समस्या है, सड़क की भी समस्या है और पानी की भी समस्या है। मुझे लगता है कि अगर 15 वर्ष के काम को अगर मूल्यांकन करेगी यहाँ की जनता,
15 वर्ष के कार्यों पर अगर यहाँ की जनता वोट करेगी तो मुझे लगता है अबू आसिम आज़मी साहब इस बार 40 से 50 हज़ार वोटों जीतने वाले हैं। और रहा सवाल, आपने बात किया पड़ोस में एक कार्यालय जो है मलिक साहब का, तो मलिक साहब वो लोग हैं जिन्होंने नेताजी को भी धोखा दिया, शरद पवार जी को भी धोखा दिया। पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं, कल कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं पता है। अबू आसिम आज़मी साहब वो व्यक्ति हैं कि आज भी मुलायम सिंह यादव ने जब उनको पार्टी से जोड़ा, चट्टान की तरह उसी मजबूती से डटे हुए हैं। मुझे लगता है मानखुर विधानसभा क्षेत्र की इस खुशनसीबी है कि अबू आसिम आज़मी साहब जैसा विधायक यहाँ मिला लोगों को। ठीक है, आप तो प्रवक्ता हैं, आप तो गुणगान करेगी, पर मैं जनता से जानूंगी कि जनता मुद्दों को लेकर कितनी तैयार है। सर, आप प्रवक्ता हैं तो सवाल जरूरी बनता है आपसे। अबू आज़मी जी 3 बार विधायक रह चुके, सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन इस इलाके में नशे की समस्या बहुत है, ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है और इसी मुद्दे पर आपको विपक्ष घेर रहा है, जो आपके सामने नवाब मलिक हो या फिर शिंदे गुट के प्रत्याशी हो। इस मुद्दे का समाधान निकल क्यों नहीं पाया अभी तक? देखिए, जो लोग यहाँ मानखुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, यहाँ जब बदनाम हो जाएगी तो वो जगह अच्छे घर ना लड़का मिलेगा ना अच्छे लोग प्रेफर करेंगे। गलत तरीके से राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते प्रायोजित तरीके से यहाँ के लोगों को बदनाम करने का काम किया है। सुनिए, और वो लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं ये भी आप समझिए। पहले बात, ये राजनीतिक पूर्वाग्रह के शिकार सब लोग हैं। इनके पास नशा मुद्दा है या नहीं है यहाँ पर? देखिए, हर सरकार का विजन होता है, कार्यक्रम होता है। कौन चाहता है नशा? नशा कोई नहीं चाहता है। तो बढ़ते नशे से मुक्ति दिला पाएगी सपा की सरकार? अब चौथी बार जब विधायक होंगे, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, मंत्री बनेंगे, जो बुनियादी दिक्कतें उनको दूर किया जाएगा। चले, मैं आ रही हूं प्रवक्ता साहब के साथ, लेकिन देखिए और लोग जुड़ चुके हैं। गुरुजी, क्या नाम है आपका? स्वामी भानु प्रताप। स्वामी जी, कैसा चल रहा है और आप यहाँ कैसे चुनावी सभा में आप क्या करने आए हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया नशा का, इसलिए मैं इस भगवा रूप में आया हूँ कि भाजपा को नशा कुर्सी की है, भाजपा को नशा, थोड़ी सी जगह मिल पाएगी? भाजपा को नशा कुर्सी की है। उस कुर्सी के लिए कोरोना में लाखों लोगों को मार देती है। उस नशा के लिए अग्निवीर में नौजवानों को मार देती है। उस कुर्सी की नशा के लिए पुलवामा में शहीदों को मार देती है। उस कुर्सी के लिए उत्तर प्रदेश में बहराइच में दंगा किया जाता है। उस कुर्सी की नशा में मुसलमानों को गाय बध के नाम पे फर्जी मुकदमा लगा के गोली या बुलडोजर मारा जाता है। तो सबसे बड़ी नशा जो ये है, जो कुर्सी में लोग मजबूर हैं। आप गांजे की नशा पे कहाँ है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अपने मस्ती के नशे में हैं। योगी बाबा बटेंगे कटेंगे के नशे में हैं। एक ही तो है पीडीए का जननायक अखिलेश यादव, उनका प्रत्याशी हैं महाअघाड़ी के अबू आसिम साहब, जिनको नशा है, नशा करवाते हैं संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, मानवता बचाने का। अबू साहब, अबू आसिम, नारे मत लगाइएगा सर। मैं आगे बढ़ूं, आगे सवाल करूं चुनावी माहौल को लेकर। सर, बुरा मत मानिएगा, भगवा आपने पहना है और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि पूरा देश भगवा करना है हमें। भगवे का जो अस्तित्व है वो बीजेपी ने ही बचाया, इस तरीके का श्रेय लिया जाता है। भगवा शांति का प्रतीक है। आप आधी आबादी हैं। ये कि योगी ऐसा बोले जो संत जितना बड़ा होता है उसकी बड़ी बात होती है। अगर कोई पैगंबर साहब का भी भक्त होगा जो इस्लाम धर्म पे चलेगा तो वो कहें मुद्दतों सोचता है, मुख्तसर बोलता है। तो योगी बाबा ये भगवा तो पहनते हैं, लेकिन ये बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता ठोक दो, ये योगी की भाषा होगी। जो कहता बुलडोजर चला देंगे, बटोगे तो कटो, कौन बटा? अरे बाबा, योगी बाबा, आपसे बड़े संत, आपसे बड़े योगी तो अखिलेश यादव हैं, जो कोरोना वैक्सीन को बता दिए कि भाजपा की वैक्सीन है और बाद में सिद्ध हुई कि वो भाजपा की वैक्सीन है, उससे मान लिए। गोमांस पे कौन? योगी जी झूठे योगी हैं। अरे झूठे
15 लाख कौन दिया, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, डीजल सस्ता, पेट्रोल सस्ता, सबका साथ सबका विकास, 56 इंच का सीना चीन घुस गया, गांव का नाम बदल दिया, आप बीप कंपनी से चंदा ले लिए, गोमांस इस समय विश्व में शंकराचार्यों का अपमान अगर कोई मुसलमान नहीं किया, आपने सही सवाल किया। भगवा के रूप में योगी बाबा, मोदी बाबा हमारे 4 शंकराचार्य का अपमान किए, अयोध्या में बिना मुहूर्त का प्राण प्रतिष्ठा लगाए, इसलिए पीडीए का प्रत्याशी अवधेश पासी अयोध्या से जीत गया। अब बचा है काशी और मथुरा। आपको फर्जी बाबा कह देंगे तो हिंदू विरोधी है। बताइए, भगवा ड्रेस पहना है आपने और आप योगी जी की, मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। कहते हैं कि जो मोदी विरोधी वो देश विरोधी। ये तो सही है, जो पाखंडवाद विरोधी, जो सत्य बोल दे। अच्छा ये बताइए, सत्य बोलना जहाँ दुर्लभ हुआ वहाँ रावण राज होगा, वहीं राम राज होगा। राम राज है। देखिए, ये अबू आसिम साहब संविधान की बात करते हैं, ये गांव की बात मैंने गांव में देखा, हिंदुओं से देखा कि अबू आसिम साहब दाता हैं। मैं बताऊं ये घटना, एक हिंदू के नाम पे लोग कहते हैं मुसलमान का नेता अबू आसिम साहब। मैंने कहा अबू आसिम साहब टिपुल रहमान होंगे। एक व्यक्ति की लाश सऊदी में लावारिस घोषित हो गई थी, यादव का लड़का था। मैं गया, मंजीर पट्टी में मिला, उन्होंने कहा जाओ मैं काम करूंगा। अखिलेश जी से कह करके 50,000 दे के लाश मंगवाए, मुझे वारिस बना दिए और उसका शव को जलाया गया और वहाँ खुशहाली आ गई। आज अबू आसिम के नाम से औरतें हिंदुओं की व्रत रख रही हैं कि अखिलेश का प्रत्याशी है, राहुल का प्रत्याशी शरद पवार का, उद्धव ठाकुर का। बोले जा रहे हैं कि गुंडा राज बढ़ गया है और इसी गुंडा राज के खिलाफ में आज यहाँ प्रत्याशी अजीत पवार गुट से भी है, शिंदे गुट से भी है। ये गुट नहीं है, ये अमित शाह आरएसएस के प्रत्याशी हैं, बगल में घड़ी वाले। नारा कर लिया है बयान से। आप ये बताइए, अजीत पवार गुट ने किनारा कर लिया, कह रहे हैं कि हमारा मायावती के इस बटोगे कटोगे वाले बयान से कोई मतलब ही नहीं है, राजनीति नहीं चलेगी। ऐसा है, बटेंगे कटेंगे नारा से इसीलिए किए कि मुसलमान वोट चाहिए, ये मुसलमान वोट चाहिए। ये बटेंगे कटेंगे से अजीत पवार जी आप छोड़ के चले जाओ, अपने चाचा की गोद में बैठ जाओ, तब हम आपको माने। आप मीठा गप गप पाओ तो मीठा खाओ, तीता तीता थू थू, ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा इस बार? महायुति वर्सेस महाअघाड़ी यही चलेगा जो महाराष्ट्र की सरकार धन के बल पे, पीएम केयर फंड के बल पे महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी गई, बांटा गया, शरद पवार को तोड़ा गया, उद्धव ठाकुर को तोड़ा गया, महाराष्ट्र को तोड़ा गया। अब टूटी हुई गरिमा को अबू आसिम जीतेंगे, महाअघाड़ी की सरकार बनेगी, उसको वापस लाएंगे। और जब जिस दिन महाअघाड़ी की सरकार बनेगी, दिल्ली का खंभा हिलेगा, उत्तर प्रदेश से बाबा योगीनाथ गोरखपुर जाएंगे। चलिए, मतलब यहाँ की राजनीति फैसला करेगी कि केंद्र की सरकार कितनी मजबूत रहती है, डगमगाती कितनी है, और यही सरकार महाराष्ट्र की सरकार से तस्वीर साफ हो जाएगी कि केंद्र की सरकार पर क्या खतरा मंडरा है। क्योंकि जब जब जिक्र महाराष्ट्र का हो रहा है तो केंद्र पर भी हमले बोले जा रहे हैं। क्या नाम है सर? आप बोलेंगे, बताइए सर क्या नाम है? बाबा क्या लिख कर आए हैं? राष्ट्रीय एकता दल हमारा संगठन है। हमारा संगठन अबू आसिम आजमी जो महाराष्ट्र में, जो मुंबई में सभी देशवासियों को, हर कोई कोने से आए हुए सभी प्रांतों के लोगों को इकट्ठा करके ये संविधान को बचाने का काम कर रही है। यहाँ पे खतरे में है संविधान, कैसे खतरे में, समझाइए। संविधान खतरे में इसलिए है, अभी जो राज करे है दिल्ली में या महाराष्ट्र में, जो जिनकी सरकार है भाजपा के नाम पर, तो ये लोगों को बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, जात धर्म और पंथ के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, और ये हमारा संविधान को खतरा है। संविधान के लिए सब लोग बराबर है, कोई महाराष्ट्र का हो, कोई गुजरात का हो, कोई कर्नाटक का हो, कोई यूपी का हो, कोई बिहार का हो, हम सभी भाई भाई है, और हम ही भाई भाई को बंटवारा करके अपनी सत्ता बांट कौन रहा है? बांट कौन रहा है? पीएम मोदी तो कह रहे ना, सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, ये बात झूठ है। ये वोट मांगने की उनकी तरीका है, ये ढोंग है, ये ढोंगी बाबा बैठे हैं, हमारे देश को बटाने का काम कर रहे हैं। जहाँ बार बार संविधान का नाम लेते हैं लेकिन संविधान के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने काम नहीं किया। नेताजी के बारे में बताइए, नेताजी कैसे हैं? नेताजी ये बहुत दिलदार है, ये विभाग में ये हमारे करते हैं या बस प्रचार ही करते हैं? नहीं, बहुत कुछ काम करते वाले हैं सब लोगों के लिए। कोरोना से लेके उसके आगे भी उन्होंने यहाँ पे गार्डन बनाए हैं, उन्होंने रास्ते बनाए हैं, यहाँ के
सभी लोगों के, सब स्तर के लोगों के लिए वो काम करते, कोई जात धर्म पंथ के लिए काम नहीं करते। यहाँ की जनता अब अपने अबू वसीम आजमी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये यहाँ जनता के पास लौट रही हूँ, फिर से प्रवक्ता साहब के पास आ जाती हूँ। सर, महायुति में बड़े टकराव देखने को मिल रहे हैं। बट्टों के कट्टों के नारों पर महायुति बढ़ती दिख रही है इस वक्त, और फडणवीस साहब कह रहे हैं कि 23 तारीख के बाद पता चलेगा कि कौन सा गठबंधन है और कौन किसके साथ है। तो क्या पेचीदा होता जा रहा है और चुनाव? देखिए, एक जो बयान आया है, इतना खराब बयान है कि उसको मैं दोबारा लेना नहीं चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, ये अंग्रेज़ों द्वारा छोड़ा गया। जैसे अंग्रेज़ जब भारत से जा रहे थे तो दो लोगों में कैसे लड़ाया जाए, फूट डालो राज करो, वही स्थिति है। आज जब देश को विस्तार विकास की बात की हम बात करते हैं, सांप्रदायिकता, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। नेताजी है तो अब खड़े होना पड़ेगा, समस्याएं सुननी पड़ेगी। देखिए सुनिए, ऐसा है, ये जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, ये असल में अंग्रेज़ों का दिया हुआ बयान है। अंग्रेज़ जब भारत से जाने लगे तो हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने के लिए फूट डाल गई है। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, लगातार हिंदू मुसलमान सौहार्द के साथ हिंदुस्तान में रहने का काम किया। लेकिन एक बार फिर वही अंग्रेज़ी, चूँकि अंग्रेज़ों के वचनवंशी हैं ये। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा ये अंग्रेज़ों के वचनवंशी हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद कर रहा था, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़, जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, जो लोग अंग्रेज़ों की जासूसी कर रहे थे, आज वही लोग हैं जिनका देश से कोई वास्ता नहीं रहा है। देश की एकता, अखंडता, देश के न्याय, देश के संविधान से कोई वास्ता नहीं रहा है। वही लोग आज इस टाइप का नारा देते हैं। हम समाजवादी हमला आप पर कर रहे हैं कि सर महाअघाड़ी ने आपको सीटें नहीं दी जितनी मांग रहे थे, हम समाजवादी, समर्थन में हम समाजवादी लोग हैं, दिल बड़ा रख के राजनीति करते हैं, दिल बड़ा रख के राजनीति करते हैं। यही कारण है आज समाजवादी लोग देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए। यूपी में योगी आदित्यनाथ एंड कंपनी को हमने सबक सिखाने का काम किया। आज हमारे पास उपचुनाव भी है, उपचुनाव का माहौल क्या चल रहा है? उपचुनाव में बड़े पैमाने पर हम जीतने जा रहे हैं। नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, मजदूर अपनी मजदूरी न मिलने से परेशान है, किसान अपने खाद बिजली की वजह से परेशान है। उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जंगल राज है। उसी खिलाफ जनादेश के समर्थन में हम लोग बड़े पैमाने पर अपने समर्थन में लोगों से समर्थन हासिल कर रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। चले, नेताजी हैं तो नेताजी तो कहेंगे कि समर्थन मिल रहा है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, आप कार्यकर्ता हैं या काम से खुश हैं? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं काम से खुश हूँ। ये काम देखिए, अबू वसीम आजमी साहब का काम मैं देख रहा हूँ, वो सब का काम कर रहे हैं। दलितों के यहाँ जाओ तो दलित बस्तियों में उन्होंने सेंटर होम बनवाए हैं, लाइब्रेरियां बनवाई हैं, गलियों को स्वच्छ कराया है। दलितों के बस्तियों में उन्होंने पानी दिया है, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल दिया है। बेरोजगारों के लिए वो काम कर रहे हैं कि इनको कैसे रोजगार मिले। अबू वसीम आजमी साहब जो हैं वो फरिश्ता हैं, इस क्षेत्र के फरिश्ता। अगर महाराष्ट्र की चुनावी फिजाओं की बात करूं तो क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि महायुति के बड़े बड़े नेता मंचों से बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। इस बार महाअघाड़ी गया, ओघाई का गठबंधन है, बटेंगे कटोगे जैसा नारा बार बार दोहराया जा रहा है। देखिए, जो बटोंगे कटेंगे नारा दे रहे हैं, ये इनका नारा नहीं है। इसकी पाठशाला नागपुर में है, ये नागपुर से आता है और ये लोग उसको कहते हैं कौन बटा कौन काटा। अरे हम लोग तो एक हैं, मैं वंचित समाज से हूँ, दलित समाज से हूँ, मैं तो सबके बीच में बैठा हूँ। अगर मैं न बताता तो आपको पता चलेगा। यहाँ तो सारे लोग, हम लोग बैठे हैं और अबू वसीम आजमी साहब के लिए काम कर रहे हैं, महाविकास अघाड़ी के लिए काम कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी जो है, जो महाराष्ट्र के लोगों की सरकार थी, चचा भतीजे लड़के सरकार बनाए हैं। बाला साहब ठाकरे ने जिसको पैदा किया था, बढ़ाया था, जिसको नाम दिया था, वो गद्दारी करके छोड़ के चला गया। तो वो लोग जो हैं वो इस विचारधारा के लिए केवल कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, वो विकास के लिए नहीं लड़ रहे हैं। महाअघाड़ी के बड़े नेता शरद पवार ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से संदेश जाएगा कि मोदी युग खत्म हो गया। 10 साल सत्ता में, तीसरे कार्यकाल चल रहा है। आप बताइएगा कि मोदी युग कैसा चल रहा है सर? अब हम क्या बताएं, मोदी युग का तो ठीक ही नहीं चल रहा है भाई, उन लोगों का। क्या ठीक नहीं चल रहा? अब ये बता देंगे भाई। सर, मोदी युग
कैसा है? क्योंकि शरद पवार जी कह रहे हैं मोदी युग खत्म होने वाला है और ये संदेश यहाँ से मिले। मोदी जी ने किया क्या? मोदी जी ने किया क्या? अडानी और अंबानी के लिए काम किया। मोदी युग की आप बात कर रहे हैं, मोदी का कोई युग नहीं है। मोदी जी जो है सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, वो इस देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं। वो देश विक्रेता हैं, देश बेचना चाहते हैं, अडानी और अंबानी को सौंपना चाहते हैं। हम लोग देश बचाना चाह रहे हैं, देश बचेगा। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, वो लोग गोडसे को मानने वाले हैं। हम सारे लोग संविधान के साथ देश चले, इसके लिए हैं। तो क्या ये पूरी लड़ाई महाराष्ट्र की जो चुनावी लड़ाई है, ये संविधान वर्सेस हिंदुत्व के एजेंडे वाली बन गई है? नहीं, हिंदू कौन है? हिंदू कौन है भाई? सब एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए हिंदू। एक हो जाए। किसने तोड़ा था? किसने तोड़ा है? तोड़ा किसने? भाई वो करें एक हो जाओ, तो तोड़ा किसने था? मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, आप कह रहे हो तो एक हो जाओ, तो एक हो, किसने अलग अलग किया? पार्टी वाले जो ना अघाड़ी दल सर, ये जातियों में बांट रहे हैं कि ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इस तरीके से बांट रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जो महाविकास अघाड़ी है वो बांट कहाँ रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं मंचों से। अरे मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कुर्सी के लिए कह रहे हैं, वो देश बेचना चाह रहे हैं। रेल को अडानी रेल बना दिया, BSNL को अडानी बना दिया, अभी रिचार्ज बढ़ा जियो का, वो नहीं बोले। डीजल जब यूपीए की सरकार थी तो 50 से 55 रुपये था, 100 में पहुंचा दिया, उस पर वो नहीं बोलेंगे। ये जो है मोदी जी, योगी जी और उनके समर्थित गठों की सरकार, ये महंगाई पे बात नहीं करती है, बिजली पे बात नहीं करती है, पानी पे नहीं बात करती है, और ये नौजवानों के काम की बात नहीं करती है। इन्होंने अग्निवीर बना दिया। मैं तो कहता हूँ आप लोग होशियार रहिए, वरना ये क्या करेंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देश दो लोगों को सौंपना चाह रहे हैं। बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से बनने जा रही है, उसमें कोई शक नहीं है। दावे इधर भी है, दावे उधर भी है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। सर बताइए कि क्या माहौल चल रहा है चुनावों को लेकर? चुनाव का ये माहौल चल रहा है कि यहाँ से महाअघाड़ी सरकार बना रही है महाराष्ट्र से। और जहाँ तक आपने एक सवाल किया, मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि जो नशा है वो सरकार कराती है कि जनता कराती है? मेरे हिसाब से सरकार, अगर सरकार नशा नहीं चाहती तो एक दिन में बैंड हो सकता है, तो बैंड क्यों नहीं किया जा रहा है नशे को? पूरे हिंदुस्तान में किसके हिसाब से अगर किसी नशे पे सरकार की मुहर लग जाती है तो वो नशा नहीं रहता है क्या? वो भी तो नशा ही रहता है। फिर क्यों नशा कराया जा रहा है? क्या बोल रहे हैं सर? अडानी के बंदरगाह पे जो स्मैक पकड़ी गई थी वो कहाँ है, ये सरकार बता दे। छोड़ दीजिए, अच्छे दिन गिनिएगा। कहाँ है सर? आ रही यूपी वालों के पास चले जाते हैं। आ रही आपके पास, आपके पास भी आ रही हूँ। पहले यूपी वाले के पास चले जाते हैं क्योंकि यूपी के CM बड़े आ रहे हैं इधर और लगातार आकर बड़ा नारा दे रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूपी वाले क्या मन बना रहे हैं सर उपचुनाव में? जी मैम, सवाल। आप तो नेताजी की तरह गुस्सा हो गए एकदम। भाई मुझसे आप सवाल करिए। यूपी महाराष्ट्र, क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है? क्योंकि यूपी में उपचुनाव है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी जिला सचिव 301 विधानसभा डिस्ट्रिक्ट गोंडा का हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए मैं 15 सालों से काम कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के हर सीट पे हम लोग जाते हैं, चुनाव अपने कैंडिडेट को लड़ाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। आपका आकलन क्या है सर? आप यहाँ पर भी घूम रहे, आपका आकलन क्या है कि महाअघाड़ी यहाँ कितनी सीटें लेकर आ रही है और यूपी में उपचुनाव पर कितनी जीत रही है? महाअघाड़ी यहाँ फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। CM कौन होगा? CM हमारे उद्धव ठाकरे जी होंगे। फैसला कर लिया है? हाँ, फैसला हुआ है। रजामंदी हो पाएगी? शरद पवार, राहुल गांधी मान पाएंगे क्या? आ रहे हो सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद शफीकुल रहमान और बेसिद्दीन। इधर आ जाइए सर। आ रही हूँ, बस बहुत देर से वो इंतजार कर रहे थे, उनको सुन लेते फिर आपके पास आ रहे। आप पहले नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि आज तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा? खाली उनने यही जवाब दिया, हिंदू राष्ट्र, हिंदूवाद, एक प्रधानमंत्री एक मजहब का नहीं होता।
एक मीडिया एक मजहब का नहीं होता। मीडिया पुलिस वाला भाई हर मजहब का होता है, हर धर्म का होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, मुझे आप बताइए, एक परिवार से घर नहीं चलता, इतना बड़ा देश हमारा कैसे चलेगा? आपने खाली मजहब विरोधी की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दीदी नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम सब है भाई भाई। प्रधानमंत्री ने बोला न था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन इस नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा। मोदी जी क्या कहते हैं? सुनिए मेरी बात, जब कांग्रेस की सरकार थी 40,000 आदमी बेरोजगार थे। आज बीजेपी सरकार आई, 80,000 आदमी बेरोजगार हो गए। इसकी जिम्मेदारी ये सरकार है या नहीं है? मुझे आप मीडिया वाले सर बेरोजगारी देख रहे हैं, अच्छे दिन भी तो देखिए ना, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज यात्रा कर रहा है। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। ये प्रधानमंत्री कैसी है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जब ये इलेक्शन जिस टाइम में नहीं लड़ रहे थे, उस टाइम में गरीबों का गुण गा रहे थे। इलेक्शन जीतने के बाद चाय भी बेचा करते थे। चाय बेचा करते थे। इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी प्लेन में चलने लगे और इसने अपने खाते में, दीदी आप मीडिया वाले में आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनसे पूछिए आप कि आपने सरकार है, आपकी सत्ता है, आपने अपने खाते में क्या रखा है? ये जनता आपसे पूछ रही है, जनता को जवाब दीजिए। इसने एयरपोर्ट दीदी बेच दिया। पहला काम जो रिलायंस कंपनी के साथों में घपलाबाजी का चिट्ठा इसने छुपा दिया। ये सरकार, इससे पूछे कि अब तो एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन अपने हाथ में नहीं रखा है। अब सिर्फ हिंदुस्तान की हिंदू मुसलमान के भाईचारा को बेचने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। अब एक बात हो गई, कैमरे की तरफ घूम जाएगा सर, बड़ा हिसाब किताब लेकर रखे आप तो मोदी जी का। दीदी मैं आपसे दीदी से बोल रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में अब अंग्रेज का हुकूमत फिर से आ रही है। बताइए आपको, मैं बताता हूँ कैसे आ रही है। गुलामी की निशानियां तोड़ रहे हैं हम तो। सुनिए मेरी बात, धर्म परिवर्तन हो रहा है, इंग्लिश बोला जा रहा है, हमारी माँ बहन को बेसुरक्षित किया जाता है। आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने महाराष्ट्र में मीडिया वाले दीदी हैं, देखिए कुछ दिन हंगामा कैसे हुआ था। बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो मोदी जी ने पहले ही ले ली ना। कह रहे मोदी की गारंटी है, हरे हरे मोदी, घरे घरे मोदी। ये मोदी जी ने सिर्फ आदमी को चूना चटा करके रास्ता दिखाने का काम किया है। चुना दैया वाला मुआ सैया हमरे कलकत्ता देखैया हो, आयल बा बीजेपी सरकार बड़ा दिन अच्छा हो। ये सरकार अच्छा दिन लाया है। इधर गए काला धन, आप देखिए मीडिया वाले, पूछिए काला धन कहाँ गया? कहे थे हम आएंगे, दिन बहुत अच्छे आएंगे। ये बंद कर दो। इनके दिन तो अच्छे आ गए, हम आएंगे आएंगे। अरे इनके दिन तो अच्छे आ गए। गरीब जनता के पास पैर में चप्पल नहीं रह गई, बेरोजगार हो गए, हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे आपने इनने कहा था, अच्छे दिन किसके आए? दीदी इसने कहा था कि समाजवादी पार्टी, इसने कहा था समाजवादी पार्टी ऐसी है, समाजवादी पार्टी वैसे है। इनसे पूछिए कि तुम कैसे थे, आप कैसे हो आज गए? बहुत बढ़ जाता है, समाजवादी पार्टी आती है तो यही हमला किया जाता है। नहीं दीदी, चोट पोट सच्चा बता भर कच्चा, ये खाने वाली सरकार है। ये सरकार चोट पोट सक्का खाने वाली काम पक्का सरकार करने वाली है। ये सरकार सिर्फ हम लोगों को खेल दिखाए, बंदर माल ले मदारी, ये मदारी माल लेने वाली बीजेपी सरकार ठगने वाली है। सच्चाई नहीं बोलती है, मुंह छिपा के रहती है। क्या सरकार पर भरोसा करेंगे हम? ये सरकार पर हम भरोसा करेंगे? वाले चलिए, ये थी जनता महाराष्ट्र की, मुंबई की सबसे हॉट सीट शिवाजी नगर मानखुर्द। यहाँ पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, जहाँ एक तरफ अबू आजमी चौथी बार किस्मत आजमा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि फिर से बहुमत के साथ जीत हासिल करने जा रहे हैं, तो वहीं क्या नवाब मलिक रोक पाएंगे राह या फिर शिंदे गुट नवाब मलिक का बिगाड़ देगा खेल? ये तमाम सवाल हैं, देखते हैं कि इसका जवाब 23 नवंबर को क्या मिलता है और सरकार किसकी बनती है, किसके सर सजता है जीत का ताज। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।